नमस्कार बच्चों। अपने पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बहुत बेसिक चीज़ें समझाई थी प्रकाश की, जिसमें हम परावर्तन की परिभाषा तक पहुंच पाए थे। और आज हम उसका और विस्तृत अध्ययन करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे परावर्तन और दर्पणों की। और बहुत ऐसी बातें हम आज समझेंगे जो हालांकि आपने पढ़ी हैं, लेकिन वो आपका आधारभूत ज्ञान है प्रकाश के परावर्तन और दर्पणों के बारे में। बहुत छोटे क्वेश्चन जो बेसिक नॉलेज पे आधारित होते हैं, जिन्हें बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको मैं चाह रही हूँ कि आप फोकस करें, अपने दिमाग में उसका एक चित्र बना के रखें कि भाई इस चीज़ का मतलब ये है। तो वो आज मैं आपको विस्तृत रूप में समझाने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है दर्पण और परावर्तन। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। जब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे वो होता है रिफ्रैक्शन, तो ये है रिफ्लेक्शन। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल आधारभूत चीज़ों से। सबसे पहली चीज़ दर्पण की परिभाषा। तो दर्पण की परिभाषा मैं आपको बहुत आसानी से पहले समझाऊंगी। लिखा तो मैंने है ही ताकि आप नोट्स के रूप में उसको बाद में नोट कर सकें। दर्पण का मतलब है कोई भी सबसे सिंपल कांच का पारदर्शी टुकड़ा लीजिए, उसके एक पृष्ठ पे चांदी की पॉलिश कीजिए और फिर उसको रेड पेंट से संरक्षित कर दीजिए। क्योंकि चांदी अच्छा परावर्तक और अच्छा अवशोषक है ही, लेकिन वो क्षरण भी बहुत जल्दी होता है और वातावरण में नमी पाकर हवा से वो गिरता बहुत जल्दी है। तो हमें वो पॉलिश हमेशा उसको चमकदार बनाए रखने के लिए रखनी है, तो हम उसको रेड पेंट से संरक्षित कर देते हैं। तो कांच का निश्चित आकार का कोई भी टुकड़ा लीजिए जिसका एक पृष्ठ चांदी से पॉलिश हो और जो परावर्तन प्रदर्शित करते हों, उन्हें हम कहेंगे दर्पण। ध्यान रखिए, ये बेसिक चीज़ है जो बच्चे हमेशा भूल जाते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं। परावर्तन के लिए हमें दर्पण की आवश्यकता है। जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे तो आप लेंस पढ़ेंगे, क्योंकि अपवर्तन में हमें पारदर्शी माध्यम चाहिए। यहाँ हमें ऐसा माध्यम चाहिए जो प्रकाश को लौटा सके। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा माध्यम, ऐसा पृष्ठ जो प्रकाश को लौटा दे, उसके पार प्रकाश नहीं जा सके। तो ऐसा माध्यम कौन सा हो सकता है? कोई भी ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसकी एक साइड हमने पॉलिश करके चमकदार बना दी हो और दूसरी साइड से हम प्रकाश को वापस ले सकें। क्योंकि परावर्तन का मतलब ही है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आ जाना। तो ये दर्पण है। चांदी लेने का कारण मैंने जैसे आपको बताया, न सिर्फ अच्छा एब्जॉर्बर है, कंडक्टर है, बल्कि श्रेष्ठ परावर्तक है। लगभग सभी का सभी प्रकाश जो इस पर आपतित होता है, गिरता है, ये पूरा परावर्तित कर देता है। तो हम चांदी इसलिए लेते हैं। तो ये दर्पण की परिभाषा हो गई। अब सिंपल चीज़, दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इंग्लिश में प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। समतल और गोलीय, इनके आकार के आधार पर हमने इनके नाम दिए हैं। तो सबसे पहले समतल दर्पण आप देखिए। समतल कांच की सतह जिसका एक पृष्ठ पॉलिश से ढका हो, वही दर्पण की परिभाषा है। उसमें समतल सतह शब्द ले लीजिए। गोलीय, खोखले कांच का एक भाग जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश हो। थोड़ा सा मैं इसको आपको बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं यहाँ लेती हूँ, मेरे पास एक खोखला कांच का गोला है। खोखला मतलब अंदर से ये ठोस नहीं है। इसका मैंने एक पार्ट, इतना पार्ट लिया, यहाँ से इसको मैंने काट लिया और इसकी कोई सी एक साइड मैं पॉलिश कर देती हूँ। मान लीजिए ये कर देती हूँ, तब हमें जो आकार प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं गोलीय दर्पण, क्योंकि ये समतल ना होकर वक्र है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन जैसे कि परंपरा रही है हमारी समझाने की, हिंदी शब्दों से, इंग्लिश शब्दों से, आकार से, वैसे ही मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे चम्मच आपकी होती है, ये चम्मच की शेप होती है। तो जो गहराइयों में जा रहा है, गहराइयों में, उस पृष्ठ को हम कहते हैं अवतल, और इंग्लिश में कनकेव, गुफा टाइप, अंदर की तरफ। और जो उभरा हुआ है, ये वाला साइड, ये उभरा हुआ, ऊ से उभरा और ऊ से ही उत्तल। ठीक है। तो जो उभरा हुआ है, जब उसको हमने उत्तल माना, तो जो गहरा है दूसरी तरह का, उसको हम कहेंगे अवतल। तो पहले तो ये शेप आपको याद रखनी है। ठीक है। इन्हीं शेप्स के नाम पे हमने नाम रखे। देखिए कैसे, अगर मैं कोई गोलीय दर्पण लेना चाह रही हूँ जिसका मैंने उभरी हुई सतह को पॉलिश किया है, देखिए ये वाली उभरी हुई सतह को हम उत्तल कहते हैं। उत्तल पे मैंने पॉलिश कर दी है, यानी इस तरफ प्रकाश रुक जाएगा, तो आएगा किधर से? इस पृष्ठ से, जो कि अवतल है। तो यही पृष्ठ जो होगा
वो परावर्तक पृष्ठ होगा जहाँ से प्रकाश आकर परावर्तित होगा। परावर्तक पृष्ठ के नाम पे हमने इसको नाम दिया है अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल। इसका ठीक उल्टा, यानी मैं अब अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दूं, अवतल सतह को मैंने पॉलिश कर दिया, तो परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया अपना? उत्तल। ठीक है, इस आधार पे इसका नाम है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल और उत्तल का नाम दिया गया है उनके परावर्तक सतहों से। अगर अवतल पृष्ठ परावर्तक है तो अवतल दर्पण, और अगर उत्तल पृष्ठ परावर्तक है तो उत्तल दर्पण। आप इस बेसिक चीज़ को याद रखेंगे कि परावर्तक सतहों के नाम से हमने दर्पणों का नाम रखा है। आइए आगे चलते हैं। दर्पणों से परावर्तन जो हमको थोड़ा डिटेल स्टडी करना है, हालांकि पहले हम ये हमेशा मैं कह रही हूँ पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार भूलने की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल एकदम ख़त्म करने के लिए मैं दोबारा से ये सब कुछ आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बेसिक चीज़, एक छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि इन चीज़ों को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, सीधे मान लेते हैं ये बिंब और ये प्रतिबिंब, सीधे किरण चित्र में हम उनको देखते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली बिंब और प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है। अगर ये छोटे क्वेश्चंस में आया आप तो कैसे आंसर देंगे? तो वह जो स्वयं या परावर्तित कर प्रकाश प्रदान करे, सोर्स ऑफ लाइट। एक्चुअली सन है सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में हम वस्तु उसे मानते हैं जिससे प्रकाश किरण आ रही हो। तो प्रकाश किरण प्रदान करने वाली जो चीज़ है वो वस्तु है, जिसको हम बिंब भी कहते हैं और इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हमने इसका साइन रखा है ओ। तथा जो वस्तु से आने वाले प्रकाश के दर्पण पर गिरकर परावर्तित होने से बने, यानी इससे किरण आएंगी, यहाँ जो दर्पण रखा है उससे परावर्तित होकर लौटेंगी और फिर जो बनेगा वो कहलाएगा प्रतिबिंब यानी इमेज। इसलिए हमने इसको आई से प्रदर्शित किया है। तो बिंब और प्रतिबिंब ये आपको पता लग जाएगा। अब इसके बाद एक शब्द आता है आभासी, वास्तविक। तो प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं, एक तो है वास्तविक, रियल इमेज, जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वही वास्तविक प्रतिबिंब है। जैसे आप सिनेमा या स्क्रीन पर देखते हैं, पर्दे पर जब आप मूवीज़ देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, तो आपको जो पर्दे पर दिखता है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब वो है जो पर्दे पर प्राप्त न हो। जब तक आप उसके सामने हैं, दर्पण के सामने, आपका प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे ही आप हट जा रहे हैं वो हट जा रहा है। तो शीशे में जो हमारा प्रतिबिंब, हम सुबह अपना मुंह देखते हैं, वो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी को हम कहते हैं वर्चुअल। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है कि कौन कौन से चीज़ों पे आपको फोकस करना है इससे पहले कि आप वास्तविक परावर्तन की किरण चित्र बनाएं। तो ये सभी बच्चे बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। अब मैं अगली चीज़ की तरफ चलती हूँ। तो मैं आपको बता रही थी बिंब और प्रतिबिंब के बारे में, तो कुछ उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। बिंब किसे कहते हैं? जैसे कोई भी कैंडल, मोमबत्ती हो, कोई भी पिन की नोक हो, जैसे कि हम प्रैक्टिकल्स करते हैं लैब में, पिन की नोक लेते हैं, वो अपन बिंब मान सकते हैं। और बाद में जो आपका पर्दे पे प्राप्त होगा, जो आप बनाएंगे, वो आपका प्रतिबिंब होगा। तो ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं समतल दर्पण से परावर्तन। Reflection from plane mirror. तो एक बहुत साधारण सा चित्र जो आपकी समझ में बहुत आसानी से आएगा, हम वो यहाँ देखते हैं। देखिए, ये एक समतल दर्पण का प्रतीक है जिसका एक पृष्ठ हमने पॉलिश किया है और इसको मैं लिखूंगी M1 M2। ठीक है, परावर्तन का चित्र आपको याद है। एक किरण आती है, जहाँ टकराती है उस आपतन बिंदु पर हम अभिलंब खींचते हैं और फिर समान कोण पे हम इसको परावर्तित मानते हैं। सेम वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप देखिए, मैं एक बिंदु बिंब ले रही हूँ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो सिर्फ बिंदु के रूप में, बहुत छोटी सी हम वस्तु ले रहे हैं प्रतीक के रूप में।
तो ये पहली किरण चलेगी इससे, इसको मैं ऑब्जेक्ट O मानती हूँ, और ये A बिंदु पे यहाँ पे टकरा रही है। A बिंदु पे मैं खींचूंगी अभिलंब। इस एंगल को हम मानते हैं पहला आपतन कोण I1। तो समान ही कोण पे लगभग ये यहाँ से परावर्तित होगा R1। एक और किरण इससे चलती है। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक ही किरण नहीं चलती, एक्चुअली बीम ऑफ लाइट आता है, बहुत सारा किरण पुंज। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 किरणें ले रही हूँ। ये दूसरी किरण B बिंदु पे, ये भी आपतित किरण है। यहाँ पे भी हम एक अभिलंब खींचते हैं। इस कोण को अगर मैं I2 मानूँ तो सेम एंगल पर दूसरी किरण भी परावर्तित होगी, जिसको मैं R2 मान रही हूँ। ये किरणें कभी भी इस तरफ नहीं मिलेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो मैं इसको पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करूँगी, और मैं देखती हूँ कि एक बिंदु पर मिलती है पीछे की तरफ। मैं डॉटेड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा है, हम इसको मिला रहे हैं। तो ये आपका हो गया प्रतिबिंब I। ये आपका बिंब यानी वस्तु OA और OB आपतित किरणें। ये आपका समतल दर्पण M1 M2। इस पहले अभिलंब को हम N1 नॉर्मल 1 कह देते हैं, और दूसरे को N2 नॉर्मल 2 कह देते हैं। यहाँ पे I1 इज इक्वल टू R1 है और I2 इज इक्वल टू R2 है, परावर्तन के नियमों के अनुसार। आपको पता है आपतन परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो ये बहुत सिंपल डायग्राम है। आप चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चित्र को ऐसे टिल्ट कर सकते हैं आप, एक ही बात है। कई बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सामने हम जब दर्पण रखते हैं तो यही पोजीशन होती है वर्टिकल, तो इसलिए मैंने इसको खड़े रूप में लिया है। ज़रूरी ये है समझना कि अब हम समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और छोटे क्वेश्चंस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि समतल दर्पण से जो बिल्कुल सबसे पहला आधारभूत परावर्तन का माध्यम है, उससे बनने वाले जो आपका प्रतिबिंब है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता, क्योंकि ये वास्तव में अगर जिस साइड से वस्तु रखी है उसी साइड अगर प्रतिबिंब बनता तो हम इसको कहते हैं वास्तविक है। लेकिन ये चूंकि पीछे मिलाने से बन रहा है तो इसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। और दूसरी चीज, जब आप सुबह दर्पण में अपना मुंह देखते हैं तो वो बिल्कुल सीधा आता है, इरेक्ट इमेज। तो आभासी और सीधा, ये आप प्रतिबिंब की विशेषताएं बता रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, आप घर पे भी देखिएगा, जैसे जैसे आप दर्पण से दूर जाते हैं आपका प्रतिबिंब भी दूर जाता है। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी उतनी ही रहती है जितनी कि वस्तु की दर्पण से दूरी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वही रहती है जो वस्तु की दर्पण से है। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, द इमेज इज ऑफ सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, यानी दोनों का आकार समान होता है। वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। और चौथा लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होता है, लेटरल इन्वर्टेड। मतलब ध्यान से देखिएगा, मैं जो शब्द लिख रही हूँ, ये मेरे पास एक शब्द कोई पेपर पे लिखा हुआ है, बीच में मैंने इसके दर्पण रखा, समतल दर्पण। इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, जैसे मैंने लिखा रेड, RED। ठीक है, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। D उल्टा हो जाएगा, E उल्टा हो जाएगा और R भी उल्टा हो जाएगा। पहला अक्षर पहले जो अंतिम था वो पहले स्थान पे यहाँ से,
बीच वाला बीच की जगह और सबसे पहले वाला सबसे लास्ट में, और उनकी साइड परिवर्तित हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन। तो प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ऐसा समतल दर्पण में होता ही है। आप शीशे में जब अपना मुंह देखेंगे तो आपको बायां भाग दायां और दायां भाग बायां नजर आएगा, उसी को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित होना। तो ये समतल दर्पण की विशेषताएं थी प्रतिबिंब की। और इस चीज़ को अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कि किरण चित्र बनाकर समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की विधि समझाइए, तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। मैं यहाँ इलेबोरेट उसको नहीं कर रही हूँ। अगर आपको चित्र याद है तो बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे। आप सिंपल बताइएंगे कि हम एक बिंब लेते हैं, छोटा सा बिंदुवत बिंब या वस्तु, जिससे 2 किरणें निकल रही हैं, OA और OB, जो आपतित किरणें हैं। A और B पर हम 2 अभिलंब खींचते हैं, M1 और N2। परावर्तन के पश्चात किरणें ये A X और A Y दिशा में जाती हैं। चूँकि यहाँ कभी नहीं मिलेंगी, इसलिए हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाकर जिस बिंदु पर मिलाते हैं वही प्रतिबिंब है। तो यहाँ पे आपको बिंब और प्रतिबिंब का अंतर भी समझ में आ गया। जहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो बिंब, और परावर्तन के पश्चात जिस पर मिल रही हैं, नया जो बन रहा है, वो प्रतिबिंब। विशेषताएं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा लिखती हूँ ताकि आप उसको बाद के लिए सेव कर सकें। ठीक है, तो ये समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण था। अब हम चलते हैं दूसरे दर्पण की तरफ, जो है गोलीय दर्पण। तो अगली चीज़ जो हम विस्तार से देखेंगे वो है गोलीय दर्पण से परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। 2 प्रकार के दर्पण मैंने आपको बताए थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इससे पहले कि हम गोलीय दर्पणों से परावर्तन का विस्तृत अध्ययन करें, हम इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं चित्र के हिसाब से समझेंगे। देखिए, मैं एक अवतल दर्पण ले रही हूँ। बहुत जल्दी से आप बता सकेंगे किस साइड पॉलिश होगी? उत्तल साइड पे पॉलिश होगी, उभरी हुई साइड पे, क्योंकि अवतल मुझे खुली चाहिए परावर्तन के लिए। तो मैं यहाँ इसको पॉलिश कर देती हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये एक खोखले गोले का भाग है जिसमें से मैंने दर्पण काटा है। ये देखिए, मैं इसको डॉटेड कर देती हूँ, क्योंकि ये भी समझना आपको ज़रूरी है कि एक्चुअली पूर्व में ये कैसा था। ये खोखला गोला था जिसमें से मैंने एक साइड काटी है। इस साइड को मैं मार्क कर लेती हूँ M1 और M2, जो मैं अक्सर करती हूँ दर्पण के लिए, M फॉर मिरर। अब इस खोखले गोले का कोई केंद्र बिंदु होगा, उसको हम कहते हैं C, और इसको नाम देते हैं हम वक्रता केंद्र। ठीक है, जो परावर्तक पृष्ठ है, अब ये परावर्तक पृष्ठ कहलाएगा इसका, ये वाला, इसका भी एक मध्य बिंदु है जिसको हम कहते हैं ध्रुव, और इसको डिनोट करते हैं P से, P फॉर पोल, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों से होकर एक सीधी रेखा निकलती है। ये देखिए, दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष, और बिल्कुल आप इसको PA, प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ किरणें इस पर डाल रही हूँ, समांतर किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। देखिए, मैं प्रतीक रूप में सिर्फ 5 किरणें ले रही हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। देख लीजिए, ये सभी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं और दर्पण के परावर्तक सतह पर आपतित हो रही हैं। क्योंकि मुझे अब आपको अगली चीज़ समझानी है, जो है फोकस। चूँकि ये अंदर की तरफ गहरी वाली शेप है, तो सारी किरणें परावर्तन के पश्चात किस तरह से आएंगी, ये आप देखिएगा। 1 2 3 4 और 5। ये जो है बीच वाली किरण, ये अपना पाथ ट्रेस करेगी, दोबारा से रिट्रेस। तो देखिए, आने वाली पे मैंने ये तीर के चिन्ह लगाए हैं, जाने वाली पे 1 2
3, 4, 5। ध्यान रखिए, किरण चित्र तब तक किरण चित्र नहीं माना जाता जब तक कि आप उस पर तीर का चिन्ह नहीं लगाते, क्योंकि किरण का मैंने आपको सिंबल बताया था, एक स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। तीर के चिन्ह के साथ सीधी रेखा को हम किरण कहते हैं। तो ये जिस बिंदु पर मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं क्योंकि अवतल दर्पण है, इस बिंदु को हम कहते हैं एफ, यानी फोकस। ठीक है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली हम फोकस किसको कहते हैं? किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना, अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करना, वो भी यही है। प्रकाश की किरणें जिस पर केंद्रित हो रही हैं वही फोकस है। तो जब भी आप भाषा का प्रयोग करें, शब्दों का प्रयोग करें, तो देखिए उसका अर्थ क्या निकलता है। आपके दैनिक जीवन में जो अर्थ होता है उसी आधार पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे हम किसी पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, उसको कहते हैं फोकस कीजिए। हम क्लास में कहते हैं बच्चे फोकस करो, ये देखो, इसको ध्यान से देखो, तो वो फोकस यहाँ पे भी है। यहाँ पर प्रकाश किरणें जिस बिंदु पे मिल रही हैं उसको हम कहेंगे फोकस, और एक्चुअली इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, मुख्य। ठीक है, तो ये वर्ड हटा भी दो तो आप सिर्फ इसको कह सकते हैं फोकस। ध्यान ये रखना है कि इसके लिए आपको हमेशा कैपिटल एफ का प्रयोग करना है। जितने भी बिंदु में देखिए कैपिटल है, पी कैपिटल, सी कैपिटल, एफ कैपिटल। जब हम दूरियां लिखेंगे तो उसके लिए हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग करेंगे। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये जो एफ और पी है इसके बीच की दूरी कहलाती है स्मॉल एफ, फोकस दूरी। और ये जो सी और पी है इसके बीच की दूरी कहलाती है आर, कैपिटल आर, और इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे गोले की त्रिज्या होती है, स्फीयर की त्रिज्या, वैसे ही वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या, और फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आर हमेशा एफ का दुगना होता है। आर को हमने कैपिटल से दर्शाया है, आपको कैपिटल से ही दर्शाना है। परंपरागत चिन्ह है जो आपको ऐसे ही याद करने हैं, इसको स्मॉल आर से नहीं, स्मॉल आर सिंपल रेडियस को कहते हैं। यहाँ हम वक्रता त्रिज्या के लिए कैपिटल आर ले रहे हैं और फोकस दूरी के लिए स्मॉल एफ ले रहे हैं। इस सूत्र की स्थापना भी हम करेंगे क्योंकि अभी हम शुरू की स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये सिर्फ याद रखना है। तो डेफिनेशन जो आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं एक बार रिवाइंड कर देती हूँ आपको। सबसे पहले आप ध्रुव को लीजिए। ध्रुव यानी पोल किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु होता है। डेफिनेशन कंप्लीट। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र है जिसका कि दर्पण एक भाग है। दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, वक्रता केंद्र उस खोखले गोले का केंद्र बिंदु है जिसका कि दर्पण एक भाग है। अगली चीज़ फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगी भी, पहले मैं बोल रही हूँ। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात या तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत मैंने इसलिए बोला क्योंकि यही चित्र अगर आप उत्तल दर्पण के लिए बनाएंगे तो फोकस इस साइड नहीं दूसरी साइड आएगा, क्योंकि वहाँ हमें पीछे से जाके उसको मिलाना पड़ेगा। वो उभरी हुई सतह है, जैसे कढ़ाई नहीं होती है, कढ़ाई में सीधे में पानी डालोगे ऐसे वाली में तो वो अंदर की तरफ इकट्ठा होगा, उल्टी कढ़ाई कर देंगे अपन तो वो छितरेगा सब जगह। वही चीज़ अवतल और उत्तल दर्पण में है। तो अवतल में हम एक जगह फोकस करेंगे, तो आप यहाँ से एक चीज़ और सीखेंगे, अवतल दर्पण अच्छा दर्पण है। अच्छा मतलब क्योंकि चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करता है, फोकस करता है एक जगह, गहराइयों में है इसलिए। उत्तल दर्पण गंदा दर्पण है। एक्चुअली गंदा इन द सेंस कोई गंदा वाली बात नहीं है, मैं सिर्फ कंसेप्ट बनाने के लिए कह रही हूँ कि वो चीज़ों को बिखेरता है, तो हमें उसको पीछे मिलाना पड़ता है और आभासी होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी लिखवाया था कि आभासी और वास्तविक में क्या अंतर है, तो वो यहाँ पर है। तो फोकस की परिभाषा आप लिखेंगे भी, मैं जल्दी से इसको लिख दे रही हूँ। फोकस की परिभाषा, दर्पण, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां दर्पण के मुख्य
अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। बाकी सारी परिभाषाएं मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सिर्फ इस चित्र को याद रखिए और आप उसकी परिभाषा खुद दे सकते हैं। दूरियां भी बहुत आसान है, आपको सिर्फ लिखना है, जैसे आर लिखना है वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी। तो बाकी सारी डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं। मुख्य अक्ष की भी बहुत आसानी से, ये जो सीधी लाइन जा रही है जो P और C से होकर गुजरती है, वो सरल रेखा, उसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़, क्योंकि ये किरण चित्र के लिए बहुत ज़रूरी है, आपको समझ आई होगी। मैं इसको हटा रही हूँ अभी। अब हम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या रहेगा। एक का फोकस वास्तविक और एक का आभासी होगा। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए कैसे। ठीक है, मैं थोड़ा उल्टा इसको बना रही हूँ। इसको हम यहाँ से पॉलिश कर देंगे। ये कौन सा दर्पण हुआ, अवतल, और इसको मैं अंदर से गहराइयों से पॉलिश कर रही हूँ, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। दर्पण कैसे पता चला, क्योंकि इसके एक साइड में पॉलिश है। ये आपको पूछा जाता है बना के कि दर्पण है कि लेंस है और कौन सा दर्पण है। अब देखिए, इसकी P हम निर्धारित कर लेते हैं, यहाँ P और यहाँ P। ठीक है, और एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष अपन खींच लेते हैं, जिस पे कहीं अंदाजे से बीच में C लेते हैं। वैसे यहाँ पे हम करेंगे और अंदाजे से बीच में C ले लेंगे। ठीक है, किरणें हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर आएंगी। ये देखिए, ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे, बिल्कुल सेम मैं ले रही हूँ। 1 2 3 4 और ये 5। आने वाली किरणों के लिए आने वाला तीर का चिन्ह। अब जब इस पृष्ठ से ये परावर्तित होंगी तो ये यहाँ मिलेंगी, इस बिंदु पर, जिसको हमने फोकस कहा था। ये फोकस वास्तव में मिल रही हैं। देखिए, मैंने डॉटेड नहीं बनाया। अगर ये यहाँ से परावर्तित होंगी तो ये ऐसे जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे फोकस एक बार मान लेती हूँ, क्योंकि P और C के बिल्कुल बीच में होता है। तो देखिए, ये ऐसे जाएंगी वास्तव में, ये वापस ऐसे लौटेगी, ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। वास्तव में ऐसा होता है क्योंकि ये फैलाता है। जब हम इसको पीछे मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट जिस बिंदु पे मिलेंगी उसी को हम कहते हैं फोकस उत्तल दर्पण का। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आया। अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं और यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए मैंने आपको परिभाषा में बताया है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर परावर्तन के बाद किरणें या तो मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये आप ज़रूर अपने दिमाग में बिल्कुल स्थिर कर लीजिए कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे प्रतिबिंब निर्माण की। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। देखिए, मैं बहुत सरल इसको बताऊंगी, शॉर्ट में आपको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन किरण चित्र आपको बनाना आना चाहिए और स्थितियाँ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ वस्तु रखी जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा। तो मैं एक टेबल बना रही हूँ जो आप याद कर लेंगे। बहुत आसान है, इसको बहुत आसान है याद करना, बहुत ही आसान। इसमें आप एक तो क्रम संख्या का खाना लीजिए और 4 खाने आप
2 छोटे और 2 बड़े बना लीजिए। ऊपर शीर्षक के लिए यहाँ पे हम क्रम संख्या, यहाँ पे लिखेंगे हम वस्तु की स्थिति, यहाँ हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरे नंबर पे प्रतिबिंब को मैं सिंपल आई से डिनोट कर रही हूं, तो आई की प्रकृति और आई का आकार। वस्तु तो आपकी फिक्स है, आपको जो देखना है वो प्रतिबिंब की आकृति और आकार देखना है। तो ये तो ओ हो गया और ये आई हो गया, बाकी सब आई से संबंधित यानी प्रतिबिंब से संबंधित होंगे। इसमें हम 6 खाने बनाएंगे। और ये लीजिए 6 हो। चलिए शुरू करते हैं हम। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका अवतल दर्पण है। इसके बिंदु कौन कौन से होंगे? सबसे पहले P आएगा, उसके बाद F आएगा, फिर C आएगा। ये तीनों आप रख लीजिए। और यहाँ से शुरू करके, ध्रुव से शुरू करके आप इस साइड चलेंगे, उस हिसाब से स्थितियाँ बनेंगी। तो सबसे पहले जो स्थिति आएगी वो होगी, पहला नंबर, जब वस्तु F, P व F के मध्य हो, बीच हो, P और F के बीच। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी हम बाद में देखेंगे, पहले सिचुएशन सारी लिखते हैं। दूसरी मैं शॉर्ट में लिखूंगी। इसके बाद हम आएंगे पोल पे। पोल के सॉरी मैं P और F के बीच में आई हूं, तो उसके बाद मैं आऊंगी F पर। उसके बाद मैं आऊंगी F व C के बीच। उसके बाद मैं आऊंगी C पर। उसके बाद मैं आऊंगी C से परे। और अंत में मैं बिल्कुल सबसे दूर चली जाऊंगी अनंत पर। सिचुएशन याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। देखिए मैं यहाँ से समझा रही हूँ, ये चित्र आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा, बहुत आसान है। इतनी बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, इतनी बार आप पढ़ चुके हैं कि आपको याद होगा। P से शुरू कीजिए, ये आपको पता है। सबसे पहले P और F के बीच में वस्तु रखी जाएगी, फिर F पर, फिर F और C के मध्य, फिर C पर, C से परे और अनंत। ठीक है, ध्यान रखिए कि जो सबसे पहली सिचुएशन है वही अवतल दर्पण की अलग सिचुएशन है, जिसमें एकमात्र आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जो P और F के मध्य से बनता है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो सिचुएशन बताइए, वो स्थिति बताइए जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। तो यही वाली स्थिति है, जब वस्तु P और F के बीच हो। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि पीछे वाले ही जो प्रतिबिंब है वही आपके आभासी होते हैं। प्रकृति होगी सीधा, आभासी और सीधा, आभासी सीधा, और आकार बड़ा। ये एक सिचुएशन आपको याद रखनी है, बस एक ही, बाकी सब आप अपने आप बनाएंगे। देखिए क्रॉस कर रही हूं मैं, ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ जाएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, ये चीज़ यहाँ आएगी, और बीच वाली चीज़ यहाँ की यहीं रहेगी। देखिए कितना आसान है। ये तो आपको चित्र से याद करना है, पहले वाला आपको सिर्फ याद करना है और याद हो जाएगा। जो स्पेशल चीज़ें हैं वो आपको याद रहती हैं। फिर आपको क्रॉस करना है, F पर, अनंत पर, F व C के मध्य, C से परे, C पर, सिंपल। अब ये जो प्रतिबिंब है सारे के सारे वास्तविक और उल्टे होंगे, वास्तविक उल्टा। एक बार यार लिख लीजिए, सब में वही आएगा। और यहाँ से नीचे तक घटती हुई साइज रहेगी, जैसे ये बहुत बड़ा, फिर बड़ा, फिर समान, फिर छोटा, और फिर बहुत छोटा। बहुत छोटा का मतलब बिंदुवत भी हो सकता है, पॉइंट साइज भी हो सकता है। तो ये 6 स्थितियां हैं जो आपको याद करनी है, और इसके बाद हम इसका किरण चित्र बनाना भी देख सकते हैं। एक किरण चित्र मैं आपको बनाऊंगी, समझाऊंगी कि ये कैसे बनता है, कैसे ऑब्जेक्ट से किरणें आती हैं, और कैसे वो मिलने के बाद ये सारे प्रतिबिंब बनाती हैं। उसके लिए हमें नियम भी पढ़ने होंगे।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये सारणी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं। तो कुछ नियम मैं बता रही हूँ, किरण चित्र बनाने के नियम। मैंने कहा था अवतल दर्पण अच्छा दर्पण है क्योंकि इसकी बहुत सारी स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं, तो इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ अवतल दर्पण पे। तो प्रतिबिंब के नियम, इसको हम एक्चुअली किरण चित्र के नियम बोलेंगे। किरण चित्र बनाने के नियम, डिटेल नहीं, सिर्फ मैं समझाऊंगी। ये लीजिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। 2-4 चीज़ें जो हम शुरू में ही लिख लेते हैं वो हम लिख लेते हैं P, F और लगभग समान दूरी पे यहाँ पे C। मैंने आपको बता रखा है कि PC हमेशा FP की दुगनी होती है, तो F को C और P के बीच में बनाइए, अंदाजे से भी बना सकते हैं आप। पहला नियम, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर सीधी आएगी, परावर्तन के पश्चात F से गुजरेगी। ठीक है, इसी को मैं उल्टा नियम भी बता देती हूँ। जो किरण F से होकर आएगी, परावर्तन के पश्चात सीधी मुख्य अक्ष के सीधी समांतर परावर्तित होगी। तो ये 2 नियम हो गए। जो सीधी आ रही है वो परावर्तन के बाद F से गुजरेगी, जो F से होती हुई आ रही है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। 2 नियम, ठीक है। तो ये मैं दोनों तीर के चिन्ह इसमें लगा देती हूँ ताकि आपको दोनों नियम याद रहेंगे। दूसरा नियम ये है, जो P पर आ रही है, जैसे P पर ये आपतित हो तो ये जो एंगल बनेगा, समान एंगल यहाँ पे R बनाती हुई किरण परावर्तित होगी। ये नियम तो हम पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन का जो दूसरा नियम था, ये वो नियम है कि जो P पर आएगी वो समान एंगल बनाती हुई सीधी निकल जाएगी। ठीक है। तीसरी चीज़, जो C से आएगी, ध्यान से देखना, जो C से आएगी वो C से ही वापस लौट जाएगी। इम्पॉर्टेंट। तो मैं थोड़ा और ढंग से बता देती हूँ उसको, एक बार और आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने साथ में बताया, हो सकता है समझ में ना आए, तो ये 3 मैं बता देती हूँ। क्योंकि मैं अवतल दर्पण ले रही हूँ इसलिए इसकी उत्तल सतह पर मैं पॉलिश दिखा रही हूँ। 4 नियम को मैं 3 चित्रों में समेटूंगी। P, 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 F, C, F, C, F, C। सीधी आने वाली फोकस से जाएगी और फोकस से आने वाली सीधी हो जाएगी। C से आने वाली C से ही लौटेगी और P पर आने वाली समान एंगल बनाते हुए परावर्तित होगी। ये नियम आप याद रखेंगे। इन चारों नियमों से कम 2 नियम आपके किरण चित्र में फॉलो होने चाहिए, तब आपका प्रतिबिंब का निर्माण सफल होगा। तो आप ये नियम, उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ताकि हम जब किरण चित्र बनाएं तो इनमें से कम 2 नियम, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए परावर्तित किरणों का एक जगह इकट्ठा होना ज़रूरी है, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो आप याद रखेंगे। चलिए मैं एक सिचुएशन ले लेती हूँ जो बिल्कुल मध्य की सिचुएशन है, जब बिंब यानी वस्तु C पर हो। ठीक है, तो अब आप देखिए, स्टैंडर्ड में एक बता देती हूँ आपको। ये अवतल दर्पण, सबसे पहली चीज़ अपन को P बनाना है। अंदाजे से हम इसको C बनाएंगे और इन दोनों के ठीक बीच में मैं F ले लूँगी। ध्यान रखिए, जब आप किरण चित्र बनाएंगे तो आपको अगर अंदाजे से नाप लेना नहीं आ रहा है तो आप स्केल से लीजिए। जैसे आपने ये पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर ली तो उसके बीचों बीच 3 सेंटीमीटर पे आप F लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको प्रतिबिंब निर्माण में दिक्कत आ सकती है, किरणें आपकी टेढ़ी हो सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 2 नियम मैं फॉलो कर रही हूँ। सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु की सिचुएशन जाननी ज़रूरी है। वस्तु कहाँ है? C पर। ज़्यादातर वस्तु एक सीधी रेखा तीर के चिन्ह के साथ दर्शाई जाती है। ये देखिए, ध्यान रखिएगा आप। वस्तु को एक ऐसी रेखा से दर्शाया जा सकता है जिसके हेड पर तीर हो और जो सीधा हो। वस्तु हमेशा सीधी होगी। आप ऐसे नहीं बनाएंगे, बच्चे ऐसे भी बना देते हैं, जाके जैसे चिपक जा रहा हो, वो ऐसे नहीं बनाना है। आपको इसी तरीके से बनाना है।
जैसे सीधा आदमी खड़ा होता है, नीचे पैर ऊपर सिर। पहली किरण जो समांतर आएगी परावर्तन के बाद F से गुजरेगी। दूसरी किरण जो F से आएगी परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाएगी। और आप देखिए, मैं थोड़ा और इसको सीधा करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि नीचे, थोड़ा सा मैं इसको सही करती हूँ, तो यहाँ बिल्कुल सीधा आप करिए, तो जो F से आ रही थी वो सीधी हो गई। दोनों परावर्तित किरणें जहाँ मिलेंगी वहीं पर आपकी इमेज बनेगी। अब जहाँ मिल रही हैं उसको हमेशा हेड बोलना है, हेड मतलब वहाँ का तीर का चिन्ह आना चाहिए, तो ये अपने आप उल्टा हो जाएगा। तो देखिए C पर ही प्रतिबिंब बनेगा। आप टेबल चेक कीजिए, जब वस्तु C पर होती है तो C पर ही प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है। पूछते ना प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए, तो स्थिति तो हो गई C पर प्रतिबिंब, पहली चीज़। सेकंड, आपको दिख रहा है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और साइज समान आकार। तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का एक बेसिक किरण चित्र मैंने आपको बताया, जिसमें आपको जो ज़रूरी बातें ध्यान रखनी है वो ये हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। वस्तु हमेशा दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने रखनी है। ये वाला पृष्ठ परावर्तक नहीं है, पॉलिश्ड है, इसके सामने आप वस्तु नहीं रख सकते। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के सामने रखेंगे। कम से कम 2 परावर्तन के किरण चित्र बनाने के नियमों का आप पालन करेंगे। कई बार 2 की बजाय 3 भी ज़रूरी होते हैं, यहाँ 2 ही हैं। किरण हमेशा वस्तु से आएगी, हेड से आएगी, तो हेड से पहली किरण जो समांतर थी वो फोकस से परावर्तित होकर निकली, और जो फोकस से होती हुई आई वो परावर्तन के पश्चात सीधी हो गई। दोनों जिस बिंदु पे, अगर आपने बिल्कुल सही साइज लिया है, स्केल की सहायता से सेंटीमीटर्स में दूरी सही रखी है, तो यकीन मानिए दोनों परावर्तित किरणें वास्तव में वहीं मिलेंगी जहां C का टेल है। ठीक है, C पर जो आपका वस्तु है उसका निचला भाग और प्रतिबिंब का निचला भाग आपस में मिलेंगे। चूंकि जिस बिंदु पर ये मिल रहे हैं वहाँ हम वस्तु का हेड मानते हैं, तो तीर का चिन्ह नीचे आएगा और इसका टेल जो है वो ऊपर जाएगा, तो वस्तु अपने आप प्रतिबिंब बनने के बाद उल्टी हो गई, तो ये प्रतिबिंब उल्टा कहलाएगा। उल्टा होते ही वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने ही बन रहा है। जो पीछे बनता, जैसे पहली सिचुएशन में जब P और F के बीच वस्तु होती है तो वो आभासी और सीधा होता है, तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक होगा, C पर बनेगा और बिल्कुल समान साइज का होगा। जो वस्तु का साइज था वही प्रतिबिंब का साइज होगा। ये छोटी छोटी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जब आपसे ये पूछा जाता है कि बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार और स्थिति बताइए। तो वो 6 सिचुएशन जो मैंने आपको टेबल में बताई हैं, आप उनको याद रखेंगे। बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया याद रखने का। और किरण चित्र के लिए आप इस चित्र को याद रखिए। इसी तरीके से आप बाकी के 5 चित्र भी बना सकते हैं। तो बच्चों, मैं महसूस कर रही हूँ कि आज का ये परावर्तन और दर्पण का टॉपिक बेसिक आपको समझ में आएगा। अगली बार हम परावर्तन के शेष बची चीज़ें, डेरिवेशंस और अपवर्तन अगले चैप्टर में लेंगे। तो थैंक यू।